वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरे थे। स्याह आंखों वाला शख्स तेज तेज कदम उठाता राहदारियों में चल रहा था। मेरी गंभीर जब्त के खड़े मराहल से गुजरता उसके बराबर चल रहा था। लब भींच रखे थे, माथे पे सिलवटें नुमादार होती थीं। गैस कहीं एक दफ़ा मुख्तलिफ डेस्क पे रुका था। काम चेक करने को नहीं, मेरी का सब तसवाने को। थोड़ी देर बाद वो दोनों लिफ्ट में थे। पिछले आधे घंटे से मैं तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूँ गैस। तुम जवाब देना पसंद करोगे? अब उससे सब मुहाल था। क्या सवाल है, जरा दोहराओ। लिफ्ट के पट आपस में जुदा हुए। वो दोनों बाहर निकले। मेरी ने कुछ कहना चाहा मगर आसपास गुजरते मुलाजमीन को देख चुप रहा। उन दोनों ने गैस के ऑफिस में कदम रखे और अब मेरी की बस हो चुकी थी। वो पट पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती गैस? तुमने जो किया है वाकई उस पर जरा भी नादिम नहीं हो? पता तो लगे मुझ मस्कीन का गुनाह क्या है। उससे कोट उतारकर स्टैंड पे रखा और एक तरफ रखे छोटे से किताबों के रैक की तरफ आया। अब वो एक ही किताब को उलट पुलट रहा था। तुमने पिछले माह कैसम के लिए कपड़ा बरामद करवाया और सिस्टम में बैठे चंद चोर और करप्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद तुमने करोड़ों के उस कपड़े पे हुकूमत का लाखों रुपए का टैक्स नहीं भरा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यू नो वॉट, मुझे पूरे 1 करोड़ का फायदा हुआ है। वो एक किताब निकाल चुका था और अब उसके वक्त पलट रहा था। अंदाज सरसरी सा था। और तुम 1 करोड़ के लिए अपना ज़मीर बेच दोगे? गैस से निगाहें उठाकर उसे देखा। ठंडा तासुर अगले इंसान को जमा सकता था, मगर कुछ अरसा हुआ था कि सब आंखें बेखौफ होने लगी थीं। मैं ऐसा हरगिज़ न करता अगर सिस्टम में मेरा बाप जमान गंभीर बैठा होता, लेकिन अफसोस वो मर चुका है और वजह तुम हो। इट वॉज ऑल योर फॉल्ट। मेरी चंद लम्हे खामोश रहा। गर्दन में गिल्टी सी उभरी, दिल बेतहाशा धड़का। उससे ढेर सारा थूक निकला। रस्सी मुट्ठी बंद करके खुद पे काबू पाया। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। कैसे अजनबे से किताब से निगाहें हटाकर उसे देखा। पार्डन मी। मेरी 2 कदम आगे आया, उसकी आंखों में आंखें डाली, जिस्म की लर्जिश पे मुठ्ठियां भींच कर काबू पाने की कोशिश की। इट वॉज इन माई फॉल्ट, इट वॉज फेट। गर्दिशें थम गई थीं। वक्त के चक्कर पलटे। वो जो सुनते रहने का आदी था आज बोल पड़ा था। वो जो सुनाने का आदी था कुछ बोल ना सका। हाँ, मगर जिस्म में गैस और गज़ब की एक लहर उठी थी। तुम कातिल हो मेरी गंभीर। वो आगे आया, एक झटके से उसकी गर्दन को पकड़कर शेल्फ के साथ लगाया। उसके अंदाज में इतनी सख्ती थी कि मेरी हिल भी ना सका। गैस गंभीर की आंखें गैर इंसानी थीं। कातिलों की गर्दनें झुकी हुई अच्छी लगती हैं। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया और अपने हाथ का जोर उसकी गर्दन पे बढ़ाया। शेल्फ उसके माथे पे पूरी तरह रगड़ा था। तुमने मेरे बाप, मेरे खानदान को कत्ल किया है। तुम कातिल हो। मैं कातिल नहीं था। उससे एक झटके से उसको आज़ाद करवाया। माथे पे खून की हल्की हल्की बूंदें थीं। सब आंखें आज न झुकी थीं। मैं बच्चा था। मैं कातिल नहीं था। मैं बस एक बच्चा था। सिर्फ एक बच्चा। तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए। आंखें एक पल के लिए भी उसकी आंखें ना झुक सकी। आइंदा मुझ पे हाथ मत उठाना गैस गंभीर, वरना खून मेरा भी वही है जो तुम्हारा। उबाल मेरे खून में भी वैसे ही उठता है जैसे तुम्हारे में। मर्द मैं भी वैसा हूं जैसे तुम। बाजू की आस्तीन से माथा साफ किया। गैरत मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे अंदर, बल्कि तुमसे शायद थोड़ी ज्यादा, क्योंकि वो आगे आया, आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। मैं अपनी मंगेतर के लिए आखिरी दम तक लड़ता हूं और तुम उस पर गिव अप कर देते हो। सो आइंदा अगर मुझ पे हाथ उठाया, वो 2 कदम पीछे हुआ। अगली बार बराबरी होगी। वो कहकर बाहर निकल गया था। राहदारियों में जरा आगे जाकर वो वॉशरूम की तरफ मुड़ गया था। चंद पल बाद आईने के सामने खड़ा मेरी गंभीर अपनी नम आंखें पूछ रहा था। आंखें उठाकर आईना देखा। आज उससे फौरन खुद से नजर नहीं चुराई थी। आज वो चंद पल अपनी आंखों में देखता रहा था। उसे पहली बार मालूम हुआ था कि उसकी आंखें काई की जैसी सब्ज है और उनके गिर्द एक सुरमाई लकीर बनती है। ये आंखें खूबसूरत थीं। मेरी गंभीर को कोई हक ना था कि उनसे नफरत करे, और अब उनसे नफरत नहीं करेगा। वो वो इन आंखों को माफ करेगा। यहाँ से जरा फासले पे गैस गंभीर के ऑफिस में वापस आओ तो एक मुजस्मे की मानंद साकिन खड़ा था। निगाहें कहीं दूर जमी थी। लब मुकफ्फिल थे।
और चेहरा हर गुजरते लम्हे सफ़ेद पड़ रहा था। कई लम्हे बाद उससे छोटे छोटे कदम उठाए और मेज़ के करीब पहुंचकर क्रेडल पे धरा फ़ोन उठाया। जाने क्यों, मगर हाथों में लर्जिश थी। चंद लम्हे बाद फ़ोन अटेंड हो गया था। उससे कहने को अल्फाज मुश्तमा किए, मगर कोशिश के बावजूद कुछ कह ना सका। कॉल कट गई और फिर उससे भी फ़ोन वापस क्रेडल पे रखा। आंखें बंद करके खोली और दोनों हाथ मेज़ पे रखकर झुक गया। उसके चौड़े कंधे झुक गए थे, उसके मजबूत कदम बेसांस हुए। मेरी गंभीर उसके सामने बोल रहा था। दरवाजे में दस्तक हुई। चंद लम्हे इंतजार और फिर कोई वजूद अंदर आया था। हाथों में कागज के पलंदे, चेहरे पे मसरूफियत तारी। कैस उसे देखकर सीधा खड़ा हुआ। सीनिया हाकिम उसके सामने खड़ी थी। शऊर, लाशऊर, इल्म, लाइल्मी, वजदान, इल्हाम, क्या था जो उन सुनहरी आंखों को स्याह आंखों के मुतल्लिक हो जाता था। कैस से उसे देखा और हर चीज़ सेहन से रफा होने लगी। किस्मत, बख्त, मकतूब, फरमान, क्या थी वो उसके लिए? क्यों उसके आते ही महल के मजबूत सतून को भी सहारे मिलने लगते थे? माया डी क्रूज स्वेट, सरियान दाऊद। इस तख्ती को गौर से पढ़ते हॉल के अंदर दाखिल हो तो रोश के दोनों अतराफ में सफ़ेद पोल खड़े किए गए थे, जिनके ऊपर गुलाबी फूलों की लड़ियां थीं। सफ़ेद और गुलाबी रंग के डेकोर में डूबा ये हॉल आंखों को खीरा करता था। स्टेज पे सफ़ेद लिबास से दुल्हन बैठी थी, साथ उसके स्याह सूट वाला दूल्हा। कहीं बारबेक्यू बन रहा था तो कहीं कोल्ड ड्रिंक के गिलास आपस में टकरा रहे थे। ढलती शाम का मंजर था। हॉल में सर्द बत्तियां चल रही थीं। मेज के गिर्द रखी कुर्सियों के ऊपर गुलाबी और सफ़ेद फूलों का छज्जा बना था। मेहमान खुशखबरियों में मसरूफ थे। उसी तरह की उन मेज़ों के गिर्द जीनिया हाकिम और शेजल सिम्पसन भी थे। जीनिया के लिए शादी थीम रसूमात नहीं थी। वैसे मैं इस वक्त भी राजी नहीं हूँ शेजल, मुझे हद से ज़्यादा बुरा लग रहा है। पिस्सा रंग के टखनों को छोटी मैक्सी में मलबूस वालों की फ्रेंच चुटियाँ बनाकर कंधे पे आगे रखी और हल्की फुल्की मेकअप वाली सीनिया हाकिम मुस्सरफ लगती थी। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है मैं प्राइवेट फंक्शन नहीं कर सकती, और तुम अगर इसरार न करती तो मैं हरगिज़ यहाँ ना आती। हल्के आसमानी रंग के लिबास वाले शेजल ने अप्रोच खाए। तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कब किया? पिछले माह कैसम टेक्सटाइल शूट के बाद। यार, तुम फिक्र क्यों करती हो? गलत काम को इतने धड़ल्ले से करो कि सही लगने लगे। वो बेफिक्र थी। एक तो ये बराक मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैसेज भेजती हुई चुंचलाई, फिर रुक कर सीनिया को देखा। ये कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं है, ये मेरी बहन की शादी है यार। ये फैमिली फंक्शन है, इजी। वैसे ही गलत सही के चक्कर में क्यों पड़ गई हो? मेरी गंभीर की सोहबत का असर होने लगा है क्या? मेरी की सिखा पे वो मुस्कुराई। आधा इस्लामाबाद उन मासूफ का दोस्त है, यहाँ नहीं आए। उससे आसपास देखा, वो यूं ही अचानक आ जाया करता था। माया से दोस्ती है उसकी, कितने फ़ोन कर चुकी है वो। मगर आज मेरी साहब को बुखार है तो शायद नहीं आएगा। जीने ने महज सर हिलाया और मोबाइल पे मैसेजेस देखने लगी। फिर अचानक मेरी गंभीर की चैट खोली। आखिरी मैसेज उसी के थे। फाइनली मुझे इस्लामाबाद की वो कम्युनिटी मिल गई जहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है। उससे लिख कर भेजा। अगले ही पल पैगाम देखा गया और कोई पूरी एनर्जी के साथ टाइप करने लगा। बाहुदा, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, और अगर है तो मेरी गंभीर सोशल स्किल्स को 3 तलाक दे देगा। सीनिया मुस्कुराई। उसी पल एक और मैसेज आया। वैसे हो कहाँ पे तुम? माया और दाऊद की शादी में, यकीनन आप इनवाइटेड नहीं होंगे। दूसरी तरफ अब वॉइस रिकॉर्ड की जाने लगी थी। थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग आई। सीनिया ने मोबाइल कान के करीब किया। सरकार, आप हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती हैं। मैं उस शादी का मेहमान खसूसी हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही थी और साथ वो अलमारी के पट खोल रहा था। आप अब मुझे इतना मिस कर रही हैं तो मुझे आना ही पड़ेगा। उसे सफ़ेद कुर्ता शलवार निकाला। सुर्ख होती नाक और बुखार की वजह से लगती सर्दी के पेश नज़र एक शॉल भी निकाल ली। मेरी राह में आंखें बिछाने का वक्त हुआ चाहता है सरकार। जीनिया हंस पड़ी थी, फिर मोबाइल कान से हटाकर कुछ लिखा था। मैं आपके आने से पहले चली जाऊंगी। मैसेज भेजकर उससे मोबाइल रख दिया। उसे यकीन था थोड़ी देर में बोरियत खत्म होने वाली थी। मेरी गंभीर आ जाएगा और बोरियत खत्म। मेरी गंभीर आ जाएगा और अंदेशे खत्म। वो आ जाता था तो सब अच्छा हो जाता था, ना जाने क्यों। थोड़ी देर बाद हॉल के बाहर बाराक हनीफ की गाड़ी आकर रुकी।
शोफर ने दरवाज़ा खोला और उछलत से में बाहर निकला। साथ एक मुलाजिम कुछ गिफ्ट्स लिए खड़ा था। नेवी ब्लू डिनर सूट में मलबूस उसके चेहरे पे उछलत थी। अलबत्ता दूसरी तरफ से कोई बेहद सुकून से बाहर आया। आसमानी रंग के थ्री पीस में मलबूस, बालों को अच्छे से जमाए, हाथ में महंगी घड़ी और कफ पे लगे डायमंड कफलिंग्स वो हासी तैयारी के साथ आया था। चश्मा उतार कर अब गैस गंभीर तायराना नजरों से अतराफ में देख रहा था। भाई, मुआयना हो गया हो तो चले, या फिर हॉल का डीएनए भी यही करना है? बराक ने उसके मुसलसल हॉल को देखने पे चोट की। कैसे एक बेनियाज नजर उसे देखा और आगे बढ़ गया। तुम्हारे पैर पड़ने पे तुम्हारे साथ आ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे हुक्म चलाओ। वार्निंग देता वो उसके साथ साथ चल रहा था। बराक आज दूसरी बार अपने ससुराल से मिलने वाला था। वो बार बार अपने बाल सेट करता, कोट की शिकने दुरुस्त करता। मैं ठीक लग रहा हूँ ना लूसीफर? रोज के इख्तिताम पे रुककर उससे पूछा। बिल्कुल, ऐसे लग रहे हो जैसे बकरा सूट पहन कर आया हो। चलते चलते वो रुका, मुड़कर बराक के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा। शेजिल को बकरे बहुत पसंद हैं। यकीन दहानी करवाई गई। बराक मुस्कुराया और आगे आया, मगर चंद पल बाद गैस के साथ साथ उसके कदम भी रुक गए। उसने गैस की निगाहों के इर्तकास में देखा। स्टेज पे फैमिली फोटोशूट हो रहा था। हर कोई मुस्कुरा रहा था। ब्राइड मेड्स फूल लिए खड़ी थीं, मगर गैस उन सबको देखकर नहीं रुका था। उसकी नज़रें सीनिया हाकिम पे जमी थी। हाँ, यहाँ से उसका नीम रुख नजर आता था, मगर गैस उसे पहचान सकता था। बस उसे ही तो पहचान सकता था वो। हुजूम में, भीड़ में, शोर में, खामोशी में, ये वो शनाख्त थी जिसे वो अब कयामत तक भूल नहीं सकता था। चंद पल वो उसे देखता रहा, फिर अपना मोबाइल निकाल कर उससे कॉल मिलाई। उसकी आंखों में एक भरम सा था। दूसरी तरफ वो तस्वीर लेने में मगन रही। चंद एक तस्वीर के बाद उससे कॉल उठाई और एक तरफ हो गई। पराग चुपचाप तमाशा देखता रहा। वो आगे भी ना बढ़ सका। कहाँ हो तुम? सिलसिला मिलते ही गैस का पहला सवाल यही था। जीनिया ने आंखें बंद करके खोल ली, होंठ काटे। हॉस्टल में हूँ। क्यों, कोई काम है? वो किस इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। गैस गंभीर की आंखों में किरचियाँ सी भरने लगी। उसके सामने खड़ी उससे झूठ कह रही थी। भरम टूटा। दूर कहीं गैस के दिल को कुछ हुआ था। लोग कहते हैं तुम मुझसे झूठ बोलने लगी हो, क्या ये सच है जीनिया? एक पल को उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी। गैर इंसानी, सफाक, बेरहम। लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम हॉस्टल में हो ना? जीनिया हाकिम ने बेख्तियार किसी एहसास के तहत मुड़कर देखा था और एक लम्हे को वो सांस न ले सकी। आसपास खड़े लोग, रोशनियां, सब बेमायनी हो गया था। अगर कुछ बाकी बचा था तो वो दो लोग थे। रोश से जरा आगे खड़ा गैस और उसकी सेध में खड़ी जीनिया हाकिम। उसके गले में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई। वो भारी कदम लेती आगे बढ़ाई। हाँ, उससे गलती हुई थी, मगर वो गैस को कई माह से जानती थी। वो उसकी तहसीह करेगा, तस्लील नहीं। वो गैस के करीब आकर रुकी। उसे यकीन था उसे समझा लेगी। हाँ, एक औरत को यकीन था कि वो एक मर्द को समझा लेगी। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ क्या हुआ था। असल में कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि तुम कोई प्राइवेट फंक्शंस नहीं कर सकती। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो जीनिया हाकिम? वो उसकी बात काट कर बेलचक लहजे में पूछ रहा था। उसकी आवाज़ बुलंद थी, बिल्कुल अब्बा की तरह। उसकी आंखों में एक आरत थी, बिल्कुल अब्बा की तरह। वो आसपास लोगों की परवाह नहीं कर रहा था, बिल्कुल अब्बा की तरह। आहिस्ता बोलो गैस, सब सुन रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारी असलियत क्या है। किसकी इजाज़त से कर रही हो तुम ये प्राइवेट फंक्शन? वो एक बार फिर बुलंद आवाज़ से फुनकारा था। जीनिया को ये शख्स गैर लगा, कोई अजनबी, कोई सफाक। वो मेरे खानदान को अपना बेशक न समझे, कम से कम मेरा खानदान समझ कर इज्जत दे। ये प्राइवेट फंक्शन नहीं है, ये शेजिल की बहन है। जस्ट लाइक फैमिली। सो अच्छा, फैमिली। उसे तनसन होंठ का कोना ऊपर उठाया। तुम्हारा बाप ईसाई था या तुम्हारी माँ, या फिर आजकल किसी ईसाई पे नजरें हैं तुम्हारी? बराक ने उसका हाथ पकड़कर उससे पीछे किया। सीनिया बेयकीनी से उसे देखती रही। जरा फासले पे खड़ी शेजिल बीच में कुछ कहने लगी थी, मगर रुक गई। बराक ने उसका बाजू पकड़कर उससे एक तरफ किया था। मेरे माँ बाप के बारे में तमीज़ से बात करो। कई लम्हे बाद उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। मेरे बारे में तमीज़ से बात करो। तुम
तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। उसे समझ न आया जब कोई मर्द सलील कर रहा हो तो उसे कैसे रोका जाए। वो जैसे दुनिया के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा करता है, चाहे उतना अच्छा ना सही, मगर मेरे लिए भी मुरव्वत का मुजाहरा करे। मुझे यकीन नहीं आता तुम चंद टकों के लिए इतना गिर सकती हो कि झूठ बोलने लगो, धोखा देने लगो, और फिर अपनी गलती मान लेने के बजाय तुम जस्टिफिकेशन दे रही हो। आसपास जहाँ आंखोइयाँ होने लगी थी। सीनियर हाकिम को हर एक आंख में अपने लिए हकारत नजर आई। वो उसे लोगों के सामने भरी महफिल में कैसे जलील कर सकता था। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी इस नौकरी पे। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोली। आवाज अलबत्ता बुलंद नहीं थी। मैं आज और अभी इस्तीफा दे रही हूँ, और तुमने जो करना है वो कर लेना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस्तीफा दो। उससे सीनिया के हाथ से कैमरा झपटा और पूरी कुव्वत से जमीन पे दे मारा। कुछ वो जमीन पे लगा, कुछ सीनिया के पैर की उंगलियों पे। दर्द की एक लहर सी थी जो रीढ़ की हड्डी से उसके दिल तक उतरी। उससे शाकी निगाहें उठाकर जमीन पे चिकनाचूर हुए उस कैमरे को देखा। आसपास हर कोई दम बखुद रह गया था। सीनिया हाकिम सांस लेना भूल गई। उसे दुनिया घूमती महसूस हुई। ये कैमरा मुझे मेरे अब्बा ने दिया था। मारे शौक के उसके अल्फाज टूट टूट कर अदा हुए। वो गैस को नहीं देख रही थी, वो किसी और को नहीं देख रही थी। वो जमीन पे पड़े उन टुकड़ों को देख रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी उंगलियों से रिश्ता खून भी नहीं देख रही थी। यह है तुम जैसी लालची और झूठी औरतों की औकात। यह है तुम्हारी सजा। वो और भी बहुत कुछ बोल रहा था। शायद उससे सीने को गाली भी दी, शायद उसके खानदान को कुछ कहा। आज उसे कैस में अपना बाप नजर आया था। आज उसे उस वेल एजुकेटेड, एक आला रुतबे के मालिक, एक वजीह शख्स में कुछ काबिल गौर नजर नहीं आया। अगर उसके जिस्म से उठती महक ख़त्म कर दो तो उससे मुकाबले की बू आए। अगर उसके जिस्म से ब्रांडेड सूट गायब करो तो वही आम टॉक्सिक मर्द का हुलिया नजर आए। आज उसे यकीन आया था कि बुरा मर्द बुरा ही लगता है, चाहे उससे अपने ज़ाहिरी हुलिये पे लाखों लुटा रखे हों। स्याह आंखों वाला आदमी मगलासत बकते हुए चला गया था। जीनी अब भी शशर थी। लोग उसे तराहुम भरी नजरों से देख रहे थे। पराग, हनीफ और गैस अब वहाँ नहीं थे। जिस लम्हे वो बाहर निकल गए, उसी लम्हे मेहदी गंभीर की गाड़ी हॉल के बाहर आकर रुकी। फूलों का दस्ता और गिफ्ट लिए कुछ मुलाजिम उसके पीछे पीछे थे। वो रोश से अंदर दाखिल हुआ और उसके एन सामने सीनिया हाकिम खड़ी थी। शेजल उससे कुछ कह रही थी मगर वो सुन नहीं रही थी। कैमरे के पुर्जों से उसकी नज़रें ऊपर उठी। सफ़ेद कुर्ता शलवार के ऊपर नीली शॉल ओढ़े वो उसे देखता हुआ चला आ रहा था, आस पास से बेखबर, बेफिक्र। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसी पल उसकी नज़र सीने के पैरों के करीब पड़े उस मलबे पे पड़ी। उसकी आंखें फिक्रमंद से सिकुड़ी। वो तेज़ी से आगे आया। जीनिया की नसें उसी पे टिक गई थीं। वो उसके कदमों के करीब आकर बैठा। शॉल फौरन उतारी और कैमरे के सारे पुर्जे एक एक करता उसमें भरता गया। वो भी चिल्ला रहा था, लोगों को कोई दवा लाने को कह रहा था। उसे भी बुरा लगा था, मगर सीनिया हाकिम के जख्म देखकर उसे भी गुस्सा आया था। मगर कैमरा तोड़ने वाले पे कैमरे के पुर्जे समेट कर वो उठ खड़ा हुआ। फिक्रमंदी से पत्थर का बुत हुई सीनिया हाकिम को देखा। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। सरकार, ख्याल रखा करें। ये क्या कर लिया है आपने? वो उसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसके पैरों को देख रहा था, और सीनिया उसे, बस उसे, कई सालों से अपने लिए बनाए उसकी आइडियलिज्म मर्द के सारे बुत कहीं दूर जा सोए, और उन सब की जगह मेरी गंभीर ने ली। एक लम्हा था जो आकर गुजर गया, और उस एक लम्हे में मेरी गंभीर उसके लिए एक मुख्तलिफ इंसान बन चुका था। एक वजदान सा उसके दिल पे उतरा था, और उसे मालूम हुआ कि अब अगर मेहदी नहीं, फिर कुछ भी नहीं, बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा। वो लड़की तुम्हारी मलकियत नहीं थी। तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा पराग हनीफ चिल्ला रहा था। उसे रह रह कर सीने की हालत याद आती थी। वो मेरी मलकियत है, तुम हमारे दरमियान मत आओ। मेरी है वो, सिर्फ मेरी। उसकी आंखें, लहजा सब अजीब था, बेहद अजीब। अच्छा, वाकई अब भी इसी खुशफहमी में हो तुम? किस बात की मलकियत? कैसी मलकियत? वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। तुम उसकी गलती के लिए उससे हर्जाना ले सकते हो, ऑफिस बुलाकर छिड़क सकते हो, मगर इस तरह 1000 लोगों के दरमियान उसकी तजलील नहीं कर सकते।
वो तुम्हारी बीवी नहीं है। बीवी बनाने में वक्त भी कितना लगता है। बराक थम गया, अल्फाज उसके मुंह में रह गए। उसकी आंखें तफक्कुर से सिकुड़ी, उससे गैस का रुख अपनी जाने मोड़ा। ये क्या बकवास है, वो शादीशुदा है। बराक की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। गैस मुस्कुराया, एक जुनूनी हपटी ऑब्सेस्ड मुस्कुराहट। वो बेवा है, इद्दत भी गुजर चुकी है। शायद तुम भूल रहे हो। बराक को वो शख्स नाकाबिले यकीन लगा था। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखे गया। उसे समझ ना सका वो क्या कहे। उससे दूर हो गैस, वो तुम्हारे लिए नहीं है। गाड़ी रोको ड्राइवर। बराक की बात के जवाब में वो बस इतना बोला। ड्राइवर गाड़ी रोक चुका था। गैस गाड़ी से उतर आया और दूसरी तरफ से आकर बराक को बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी से बाहर निकाला। वो लाखों रुपए के सूट, जूते और खुशबुओं में रचे बसे मिलीनियर को एक सुनसान सड़क पे छोड़ खुद गाड़ी में वापस आकर बैठा। अगर किसी ने दोबारा मुझे उससे दूर रहने को कहा तो मैं उसे अपने साथ भी नहीं रहने दूंगा। बराक तुम्हारे हैरत की कुछ कह ही ना सका और ना उसे मौका मिला। गैस गंभीर की गाड़ी लम्हों में नजरों से ओझल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो एक टेक्स्ट लिख रहा था। तुम्हें 2 तस्वीर भेज रहा हूं। मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, जब पैदा हुए तब से लेकर अब तक की। ये दोनों कब किससे मिलते हैं, मुझे सब जानना है। 1 घंटे के अंदर अंदर। उससे मोबाइल एक तरफ रखा और सर को सीट की पुश से टिका दिया। उसका सर दुख रहा था, उसका दिल चल रहा था। वो उससे झूठ कैसे बोल सकती थी। बराक उसे सीनिया हाकिम से दूर रहने को कैसे कह सकता था। मेरी, ये सब जरूर मेरी ने किया होगा। आखिर ये सारी दुनिया उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। 4 घंटे बाद गंभीर महल के लॉन में मौजूद उस मर्द ने फ़ोन कान से लगा रखा था। स्याह आंखें आसमान पे जमी थी और फ़ोन स्पीकर पे डालकर उससे मेज़ पे रख दिया। कहो, फिर तुम्हें तफसीलात मिली? दूसरी जानिब कोई हल्का सा हंसा था। क्या गंभीर साहब, अपने ही खानदान की तफसीलात निकलवाते हैं। चलें फिर सुन लें। लड़की का नाम मेहदी गंभीर है, माँ बरतानवी, बाप पाकिस्तानी। दोनों की पसंद की शादी मगर खानदान ने कभी कबूल नहीं किया। आजकल वो ट्रैवल करता है, मगर 6 माह से वो इसी मुल्क में है। मिलने वालों की लिस्ट लंबी है, मगर जिसकी कॉल या एक मैसेज पे फौरन भागता है वो जीनिया हाकिम है, आपकी दूसरी सस्पेक्ट। एक लम्हे को उसकी आंखें हर्ट सी हुई, शौक की और हिकारत भरी भी। लड़की का नाम जीनिया हाकिम नवाब है, गवादर में रहती है। गवादर नाम पे उसकी धड़कन रुक गई थी। सांसों ने जिस्म का साथ छोड़ना चाहा। उसकी मंगनी किसी अब्दुल्ला जमान के साथ थी, मगर शादी भला अजमेर से हो गई, मगर वो उसे तलाक दे चुका है। वो रफ्ता रफ्ता बेसांस हो रहा था। उसे लगा था कोई उसके दिल पे कोड़े मार रहा है। लेकिन वो शादी भी ना चल सकी और उसने दूसरी शादी मेहदी गंभीर से की है। 6 माह कबल उन दोनों का निकाह हुआ था, जो कि अब तक मौजूद है। मैं उससे कॉल काट दी। आंखें शौक और सदमे से एक नुक्ते पे जम गईं। जिस्म लर्ज रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। उससे अपनी सारी जिंदगी फरेब लगी। गैस गंभीर के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो चुका था।